गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सिर्फ क्वेश्चन हमारे 10 क्वेश्चन बस नहीं होने वाले हैं। इसमें हम पूरा उससे रिलेटेड पूरी जानकारी को जानेंगे, उससे रिलेटेड अन्य जानकारी को जानेंगे। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हमें कभी भी किसी ऑब्जेक्टिव बुक से जो है पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी बुक से, थ्योरेटिकल बुक से ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिस बुक में दिए रहते हैं हमें सिर्फ उसका आंसर पता चलता है। लेकिन जब हम प्रॉपर बुक से पढ़ते हैं तो हमें उससे रिलेटेड अन्य जानकारी का भी हमें पता चलता है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हैं, इसमें उससे रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चन जो है कवर होने वाले हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में समान होती है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्थिर, एक स्टैटिक डिवाइस है, एक म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करती है। लगभग 1884 में जो है इसका निर्माण किया गया था। ओके, तो इसमें जो होती हैं दो वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है कि वाइंडिंग में क्या क्या समान होता है। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बदलता है, तो ऑफिशियली ये हम जानते हैं कि ये वोल्टेज को बदलेगा तो करंट को भी बदलेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसका जो होती है वोल्टेज और करंट जो होती है क्या होती है, चेंजेस होते रहते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या समान रहता है प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। तो फ्रिक्वेंसी जो हमारी 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में भी समान होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी समान होती है। वोल्ट एम्पियर, ओके, जिसे हम पावर भी बोल सकते हैं, वोल्ट एम्पियर। P इक्वल टू हम जानते हैं V इंटू में I होता है। ओके, जितना हमारा वोल्ट जो है, वोल्ट एम्पियर जो है हमारे प्राइमरी में होता है, उतना ही हमें सेकेंडरी में भी प्राप्त होता है। चलिए मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक प्राइमरी वाइंडिंग में मान लीजिए 10 जो है हमारी पावर है। ओके, मान लीजिए हमारा 5 जो है हमारा वोल्ट है, ओके, प्राइमरी में, और 2 एम्पियर जो है हमारा करंट है। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये यूज़ जो है बढ़ता है जब आगे, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करने वाला है, हमारे वोल्टेज को बढ़ाने वाला है। तो ये वोल्टेज को उतना ही बढ़ाएगा जितनी हमारी पावर है 10, जैसे कि उतनी ही बढ़ाएगा। जैसे हमारा 5 इंटू 2 करने पर 10 आ रहा है, तो ऐसे वोल्टेज डिसाइड करेगा कि 10 ही हमारी पावर रहे। इसके अलावा वोल्ट प्रति टर्न या टर्न प्रति वोल्ट की बात करें, V1 अपॉन N1 बराबर में क्या होता है, V2 अपॉन में N2, जो कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ओके, एम्पियर टर्न N1 अपॉन इंटू I1 बराबर N2 इंटू I2। ओके, तो एम्पियर टर्न भी जो होते हैं उसके समान होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको, है ना। मैग्नेटिक फील्ड भी जो होती है वो समान होती है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, पावर भी जो होती है दोनों वाइंडिंग्स में समान होती है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा पहले क्वेश्चन का आंसर। ओके, चलिए, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको आ जाती है तो ये चीज़ जो होती हैं समान होती हैं। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें बदलती हैं। तो मैंने बताया आपको ट्रांसफार्मर में लगभग वोल्टेज और करंट को जो है बदला जाता है। ओके, यदि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वो वोल्टेज को बढ़ाएगा, तो करंट को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। इसी प्रकार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वो क्या करेगा, वोल्टेज को जो है कम करेगा, लेकिन करंट को क्या करेगा, बढ़ा देगा, जिससे हमारी शक्ति, पावर जो है बिल्कुल भी चेंजेस ना हो। चलिए दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। हमारे ट्रांसफार्मर के बहुत सारे भाग होते हैं, है ना। एक वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रांसफार्मर में कितने भाग होते हैं। चूंकि इसमें हम सबसे अधिक ऊष्मा किस भाग में होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो कोर होती है ना, उसमें सबसे अधिक ऊष्मा होती है ट्रांसफार्मर में। आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि ये जो होती हैं हमारी कोर होती हैं, इसमें ही सबसे अधिक ऊष्मा होती है। चलिए कोर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो सिलिकॉन 3 से 4% युक्त लोह 96 से 97% मिश्र धातु की पतली चादर की परतों को मिलाकर बनाई जाती है। देखो, ये जो कोर होती हैं वो सिलिकॉन लगभग 3 से 4% होता है। क्यों रखा जाता है सिलिकॉन 3 से 4%? अगर हम प्योर लोहे की बनाएंगे तो इसमें क्या होती है, हिस्टेरेसिस हानि जो है बढ़ जाती है। इसलिए हम सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, जिससे हिस्टेरेसिस हानि जो है कम किया जा सके। ओके, इसका
कैसे साइज की होती हैं, तो ई आई एल यू आकार की जो होती हैं ये होती हैं, और पटलित कोर का उपयोग करके इनको बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, तो इससे क्या होती है, हमारी एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए इनको जो होती है हम पटलित कोर की जो है बनाई जाती हैं। अब एक और हम इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि कोर के ऊर्ध्वाधर भाग को, इसका जो ऊर्ध्वाधर भाग होता है ना इसका, ये इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्ब। ओके, जब हम उच्च फ्रिक्वेंसी के लिए अगर किसी हम ट्रांसफार्मर का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें हम फेराइट्स, लोहे और कार्बन की कोर की प्रयोग करते हैं। ओके, उच्च शक्ति के लिए हम सिलिकॉन स्टील की कोर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ आप दोनों वर्णों पर याद ध्यान रखें, उच्च फ्रिक्वेंसी के लिए हम फेराइट्स कोर का और उच्च शक्ति के लिए हम सिलिकॉन स्टील की कोर का हम प्रयोग करते हैं। चूँकि आप देख सकते हैं चित्र में कि ई एल ऐसे शेप हैं इन कोर के, जिनको जोड़कर हम जो है एक ट्रांसफार्मर की कोर का हम निर्माण करते हैं। ओके, ट्रांसफार्मर की जो ये जो परत होती है लैमिनेटेड, ओके, तो इसके कोर की जो स्ट्रिप की मोटाई जो होती है 0.35 से 0.50 mm तक होती है। मतलब कि इसके ऊपर जब हम लेमिनेशन कर देते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं, इंसुलेटेड लेमिनेटेड कर देते हैं, तब इसकी मोटाई जो होती है 0.35 से 0.5 mm तक होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जबकि सिर्फ जो हमारी लेमिनेशन की मोटाई होती है वो 0.28 से 0.35 mm तक होती है। और इसी के ऊपर जो है हम तांबे के तारों, इंसुलेटेड तांबे के तारों को जो है लपेटते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कोर की। ओके, हाँ, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है कोर से रिलेटेड और भी जानकारी जो है ये पसंद आई होगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है। करंट ट्रांसफार्मर हम जानते हैं कि यह एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का एक ट्रांसफार्मर है। तो बेसिकली इसका यूज जो है हम क्या करते हैं, उच्च धारा को मापने के लिए करते हैं। चलिए हम जानते हैं कि धारा परिणामित्र के बारे में और इम्पोर्टेंट बातें। चूंकि ये धारा परिणामित्र है, एक धारा को मापने के लिए करते हैं, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो उच्च धारा को मापने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, उच्च धारा सर्किट में उच्च धारा मापन के लिए इसका किया जाता है। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ओके, देखिए यहाँ पर आप समझिए कि आखिर हम कैसे इसका उच्च करंट जो है इसका हम मेजर कर रहे हैं। चूंकि यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा और धारा को क्या करेगा, कम करेगा। इसलिए धारा को क्या करता है, ये कम करता है। तो इसकी रेटिंग क्या होती है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटिंग जो होती है 1 से 5 एम्पियर तक होती है। ओके, तो बेसिकली हम समझ चुके हैं कि इसका प्राइमरी जो इसकी टर्न होने वाले हैं वो कैसे होते हैं, मोटे तार कम टर्न। ओके, और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, हमारे पतले तार अधिक टर्न, तभी तो ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। ओके, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। अगर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, तो उसके सेकेंडरी के जो टर्न होने वाले हैं वो ज्यादा होने वाले हैं, जबकि प्राइमरी के जो होते हैं कम होने वाले हैं। ओके, हमेशा सीटी को क्या करते हैं हम, श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ते हैं। ओके, हाँ, आखिर हम इसको मेजर कैसे करते हैं, इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। जैसे RY एक 3 फेज वाली AC सिस्टम है, इसको हम जो है इसके सीरीज में लगाते हैं। ओके, तो इसका प्राइमरी की जो टर्न की संख्या रहती है वो कम होती है। ओके, एंड सेकेंडरी की क्या होती है, ज़्यादा होती है टर्न की संख्या। ओके, सेकेंडरी में ही हम एक एम्पियर मीटर जो है एक लगाते हैं। यहाँ पर चूंकि लिखा हुआ है 0 से 5 एम्पियर, आप बहुत सारी बुक में देखेंगे कहीं पर 1 से 5 एम्पियर लिखा हुआ है, कहीं पर 0 से 5 एम्पियर लिखा हुआ है एमीटर का प्रयोग। ओके, तो आप ये देख सकते हैं। अब दोनों को जो है सही माना जा सकता है, चूंकि ज़्यादातर 1 से 5 एम्पियर ही जो है करंट ट्रांसफार्मर का लिखा होता है। ओके, तो ये एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसकी प्राइमरी में क्या होता है, 1 टर्न और सेकेंडरी में n टर्न हो, तो सेकेंडरी में धारा का मान प्राइमरी में धारा के मान का 1/n हो जाता है। समझ में आया कुछ आपको? तो जहां कहीं भी धारा का मान अधिक होने से सीधे मापक यंत्र द्वारा अमीटर में मापना अव्यावहारिक होता है, वहां सीटी का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए बहुत सारी जगह पर हमारा 10 एम्पियर, 100 एम्पियर, 1000 एम्पियर मान लीजिए हमारा करंट प्रवाहित हो रहा है, तो हम उसको हाउ टू मेजर, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो हम जो है वहां पर हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको बताने का कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे हम करंट ट्रांसफार्मर से इतने ज्यादा जो है करंट को हम मापते हैं। ठीक है,
देखिए, हमने पढ़ा कि सीटी अधिक परिणाम की धारा के समानुपाती कम परिणाम की धारा देता है, जिसे किसी भी एमीटर में जोड़कर जो है सीधे धारा का मान बढ़ा जा सकता है। ओके, हाँ, यहां तक हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, जब प्राइमरी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो तब सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों के समानांतर में संयोजित एमीटर मीटर को अलग नहीं करना चाहिए। देखिए, हमने यहाँ चित्र में भी देखा है कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग में एमीटर को लगाया गया है, तो यही लिखा हुआ है कि हम जब ये सब कर रहे होते हैं तो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग में जो एमीटर लगा होता है उसको हमें हटाना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें बहुत ही अधिक जो वोल्टेज का अलग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी के सिरों पर अत्यधिक उच्च वोल्टेज होगा। ओके, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो कि धारा परिणामत्र पर कार्य करने वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकती है। इसके अलावा कोर भी अधिक संतृप्त होकर अपना चुंबकीय गुण हमेशा के लिए खो सकती है और फट सकती है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा एमीटर लगा कर रखना चाहिए, उसको हमेशा बंद रखना चाहिए। ओके, अब सीटी लगाने का हमको क्या फ़ायदा है? ओके, यही एक उच्च वोल्टता वाली लाइन से हमें क्या करती है, एक आइसोलेशन प्रदान करती है, जिससे इसके सेकेंडरी साइड में हमको क्या करते हैं, कोई उपकरण लगाने का कोई खतरा नहीं होता है। एक धारा ट्रांसफार्मर में रेटेड प्राइमरी धारा और रेटेड सेकेंडरी धारा का अनुपात जो होता है नॉमिनल अनुपात कहलाता है। अब हम देखते हैं कि आखिर कैसे सीटी जो होती है, हमको एक सीटी के द्वारा हम हाई जो है करंट को मेजर कर सकते हैं। देखो, सीटी पर एक हमेशा रेशो लिखा रहता है, जैसे आप कभी भी सीटी लेने के लिए जाएंगे ना तो उस पर एक रेशो लिखा रहेगा, जैसे कि 1000/5। इसका मतलब क्या होता है कि ये 1000 एम्पियर को कितने में कन्वर्ट कर रही है, 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर रही है। अब मान लीजिए 3200 एम्पियर लिखा है अपॉन 5, तो इसका मतलब है ये 3200 एम्पियर को 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर रही है, जिसे हम एमीटर की सहायता से आसानी से जो है मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं 6400 का भी यही होता है। ओके, अब देखिए 100 से अगर 100 को यदि 5 में कन्वर्ट कर रही है तो सीटी और मेजरिंग डिवाइस के बीच लगभग 10 मीटर की दूरी हो तो सीटी का प्रयोग किया जाता है। ओके, यदि 100 से 1 में कन्वर्ट कर रही है तो 10 मीटर से अधिक हो तो इस सीटी का प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 मीटर से अधिक की अगर दूरी है तो हम इसका प्रयोग करेंगे इस सीटी का, और बाकी 10 मीटर की दूरी हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं। कुछ आप वास्तविक लाइन धारा के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जैसे CTR, ओके, करंट ट्रांसफार्मर रेशो, ओके, इनटू में एमीटर रीडिंग। अब मान लीजिए CTR का रेशो हमारा 1000/5 है, तो इससे हम जो है रिलेटेड एमीटर मीटर की रीडिंग को पढ़कर हम जो है इसकी वास्तविक लाइन धारा को जो है निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूँ। मान लीजिए वास्तविक लाइन धारा जो है 10,000 है, तो हम मान लीजिए 1000/5 वाली CTR हमने लगाया है, तो 1000 में R हम लगा देंगे। ओके, इनटू में एमीटर की रीडिंग जो भी आ रही है वो लगा देंगे। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा। एक सामान्य ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग कैसे जुड़ी रहती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक हम देखिए ट्रांसफार्मर देखते हैं, हम दो प्रकार के ट्रांसफार्मर देखते हैं कि हमारा एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, एक हमारा सामान्य ट्रांसफार्मर होता है। जो हमारा सामान्य ट्रांसफार्मर होता है ना, मतलब कि उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती हैं वो सिर्फ क्या होती हैं, हमारी सिर्फ चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं। ओके, मतलब उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शंस नहीं होते हैं, वो सिर्फ चुंबकीय रूप से जुड़ी होती हैं, जिसके हम बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जिसे हमने पढ़ा था ओके पहले। ओके, यानी कि इनके बीच जो होता है कितना होता है, अनंत प्रतिरोध होता है। अगर हम एक सामान्य ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के बारे में पढ़ें तो अगर हम ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो विद्युतीय, और चूंकि हम जानते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है इसकी जो एक ही वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो इसकी दोनों वाइंडिंग क्या होती है, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों रूप से जुड़ी रहती हैं। ओके, यहाँ आप समझ सकते हैं कि इसकी जो वाइंडिंग होती है वो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों रूप से जुड़ी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए जानना, है ना। तो अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर में किस रिले का जो है प्रयोग करते हैं हम, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि आखिर हम किस रिले का प्रयोग करते हैं। तो सिर्फ एक ही रिले है जिसके बारे में हम जानते हैं कि बखोल्ज रिले जो होती है हमारी, बखोल्ज रिले का प्रयोग जो होते हैं हम सिर्फ ट्रांसफार्मर में ही करते हैं, बाकी किसी जगह नहीं करते हैं। ओके, तो ट्रांसफार्मर में ही करते हैं। और ये जो होती है कंजर्वेटर और ऑयल टैंक के बीच में लगी रहती है। आपको मैं
चित्र नहीं है, नहीं तो चित्र के माध्यम से दिखाता। आप इसका एक चित्र देख सकते हैं गूगल पर जाकर। ये कंजर्वेटर और ऑयल टैंक के बीच लगी होती हैं और यह टैंक के ऑयल कम होने से बचाता है। ओके, जब भी रिले के लेवल से कम हो जाती है तो रिले क्या करती है, अलार्म जनरेट करती है, साथ ही शॉर्ट सर्किट अर्थ फॉल्ट से भी सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें पारा स्विच का प्रयोग होता है। यह एक गैस प्रचालित रिले है। ओके, और यह एक आंतरिक दोष के विरुद्ध वार्निंग की सुरक्षा भी प्रदान करती है। सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे लिए वकुल्स रिले के बारे में जानना। तो वकुल्स रिले के साथ साथ हमने और भी चीज़ें जाना कि आखिर ये और किस किस चीज़ से जो है हमें सुरक्षा प्रदान करती है और ये किस चीज़ के बीच में लगी रहती है। तो ये कंजर्वेटर और ऑयल टैंक के बीच लगी रहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हम किस में मापते हैं। तो इसकी रेटिंग जो होती है हम VA में मापते हैं। अगर हमारा ट्रांसफार्मर की अगर हमारी रेटिंग ज़्यादा है तो उसको हम KVA में भी मापते हैं और MVA में भी मापते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर और मेगा वोल्ट एम्पियर। तो अगर तीनों ऑप्शन आ जाते हैं तो तीनों ऑप्शन जो हैं इसके सही रहेंगे। ओके, हाँ, कौन सी हानि जो रहती है हमारी भार के साथ बदलती रहती है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जानते हैं हम ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी हानियां होती हैं। एक तो कॉपर लॉसेस होता है और एक आयरन लॉसेस होता है। ओके, वाइंडिंग में जो होती है ये कॉपर लॉसेस जो है उत्पन्न होती है। वाइंडिंग में प्रयुक्त जो होता है ये क्यों उत्पन्न होती है, इसका कारण यही है कि वाइंडिंग में जो प्रयुक्त कॉपर होता है वो शुद्ध नहीं होता है, जिसमें कुछ ओमिक लॉसेस होते हैं, ओमिक प्रतिरोध होता है, जिससे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के प्रतिरोध तथा उसमें होने वाली धारा के कारण ताम्र हानियां होती हैं। ओके, ताम्र हानियां होती हैं जिसमें ट्रांसफार्मर के ऊष्मीय के रूप में उत्पन्न होती हैं और वाइंडिंग को गर्म करती हैं। और यदि ट्रांसफार्मर, देखिए आप जानते हैं हम कि ट्रांसफार्मर, सबसे पहले हमने जाना कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो हमारा कॉपर लॉसेस था वो बदलता रहता है भार के साथ। ओके, कैसा बदलता रहता है, यदि ट्रांसफार्मर में विद्युत भार यदि आधा कर दिया जाए तो कॉपर हानि कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। मान लीजिए हमारी अभी कॉपर हानि जो थी 20 थी, अब इसका भार यदि हमने आधा कर दिया तो हमारी कॉपर हानि कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी ओनली। 1/20 इंटू 1/4 मतलब कि 5। ओके, यदि हमारा विद्युत भार क्या हो जाएगा, यदि दोगुना कर दिया जाए, मतलब कि हमारा यदि 5 था हमारा विद्युत भार और यदि हमारा 10 कर दिया जाए तो हमारा कॉपर हानि जो हो जाएगी 4 गुना कॉपर लॉसेस हो जाएंगी, है ना। यानी हमें समझ में आया जो हमारा कॉपर लॉस जो होता है वो हमारे भार के साथ परिवर्तित होता रहता है। ओके, जबकि आयरन लॉस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। यदि हानि जो हो जाएगी विद्युत भार धारा I और वर्ग वाइंडिंग प्रतिरोध के समानुपाती होती है। कॉपर लॉस को हम क्या बोलते हैं, लोड लॉस भी बोल सकते हैं, बहुत सारी जगह लिखा रहता है लोड लॉस भी, क्योंकि ये लोड पर डिपेंड करती है इसलिए हम इसको लोड लॉस भी कहते हैं, क्योंकि शून्य भार पर ये शून्य ही होती है और इसमें भार के हिसाब से जो है इसमें वर्गानुपात जो होता है परिवर्तन होता रहता है। तो ताम्र हानियां का फॉर्मूला क्या होता है, I² इंटू में R हो जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में तांबे के मोटे तार का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इस हानि को कम कर सकते हैं। कॉपर लॉस को जो है हम परीक्षण कैसे करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करके जो है हम इस कॉपर लॉस का प्रयोग करते हैं, जिसमें हमेशा क्या होता है लो वोल्टेज साइड वाइंडिंग, मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी किसी को भी शॉर्ट करके इसको किया जाता है, मतलब कि जिसका लो वोल्टेज साइडेड रहेगी। मान लीजिए एक हमारा स्टेप अप है ट्रांसफार्मर, तो इसकी लो साइड कौन सी हो जाएगी, प्राइमरी हो जाएगी, और स्टेप नहीं सेकेंडरी हो जाएगी। स्टेप डाउन है तो इसका कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगी स्टेप डाउन की, और स्टेप अप की प्राइमरी हो जाएगी। तो यहां आपको समझ में आया होगा। ओके, इनपुट में हाई वोल्टेज साइड का केवल 5% या 5 से 10% ही देते हैं, जबकि टेस्ट जो होता है हाई वोल्टेज साइड किया जाता है। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि ट्रांसफार्मर में जो होती हैं लो हानि जो होती है शून्य भार से पूर्ण भार तक, मतलब 0 से जितना भी भार हम देते हैं उसमें एक समान बनी रहती हैं। ओके, जबकि हमारी कॉपर लॉसेस जो होते हैं हमेशा भार के साथ बदलती रहती हैं। तो ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता तभी होती है जब कॉपर लॉस और आयरन लॉसेस जो होते हैं समान होते हैं। ओके, यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए मिला। तो यहाँ पर लगभग मेरे 10 से 15 क्वेश्चन इसी में जो है आपके कवर होने वाले हैं।
अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो है ट्रांसफार्मर सबसे छोटा है। इसमें देखिए हमारे कुछ दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव कि 5 kVA 50 हर्ट्ज, 5 kVA 200 हर्ट्ज, ठीक है, ये कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो मैं आपको कुछ बता देता हूं कि जब भी यदि फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ रही हो, यदि फ्रिक्वेंसी बढ़ रही हो तो उसका क्या हो जाएगा, उस ट्रांसफार्मर का साइज जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए उसका रेटिंग बढ़ रही हो तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा, मतलब कि अगर 10 किलो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, 5 kVA से 10 kVA वाले की बड़ी हो जाएगी, ओके। और यदि हर्ट्ज में अगर बढ़ रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। हाँ, अब इसके बाद हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की कि ट्रांसफार्मर का हम जो हृदय जैसे हार्ट है वो किसे बोलते हैं। तो हमारा जो ब्रीदर होता है उसको हम ट्रांसफार्मर का हार्ट कहते हैं, जिसके द्वारा जो है ट्रांसफार्मर में हवा ली जाती है, हवा जो है अंदर बाहर की जाती है, ओके। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्रांसफार्मर में हवा जो होती है अब कैसे ली जाती है अंदर, ओके। इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, ब्रीदर के अंदर जैसे आप देख सकते हैं ये ब्रीदर हमारा दिख रहा है, इसके अंदर जो आप ये ब्लू कलर का देख पा रहे हैं ये क्या होती है, सिलिका जेली भरी होती है। कोई सिलिका जेली क्यों भरी जाती है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी हवा में जो होती है नमी होती है, और यदि ये नमी हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जाएगी तो हमारे ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा सकती है, वाइंडिंग जल सकती है, ओके। तो हवा से नमी को अवशोषित करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिका जेली का प्रयोग करते हैं, ओके। इसके अलावा हमारी हवा में जो होते हैं कुछ धूल कण भी होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं सिलिका जेली के जस्ट नीचे जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है उसमें हम क्या करते हैं, तेल भरा होता है। क्या होता है, तेल, जो कि इस धूल कण को क्या करते हैं, सोखते हैं, और ये धूल कण जो होते हैं इसी छोटे से बॉक्स में जो होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं। सिलिका जेली की बहुत सारी जगह रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कोबाल्ट क्लोराइड। जब हम एक फ्रेश सिलिका जेली का प्रयोग करते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से ब्लू कलर की, हमको नीले कलर की दिखती है, जबकि नमी सोखने के बाद ये लाइट पिंक हो जाती है, ओके। इसको फिर से हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, इसको 130 से 150 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करते हैं हम इसको, तो ये प्रॉपर फिर से ब्लू कलर की हो जाती है। हाँ, लेकिन यदि हम 180 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसको गर्म करते हैं तो इसकी जो होती है नमी सोखने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। सो दैट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, ओके। स्टेप अप ट्रांसफार्मर रेशियो का मान कितना होता है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ओके। स्टेप अप क्या कहलाता है कि ये वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को क्या करता है, कम करता है। तो इसका हम रेशियो कैसे निकालेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में क्या कर रहा है, ये वोल्टेज बढ़ा रहा है, ओके, और इनपुट में इसका वोल्टेज क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसका हमेशा रेशियो क्या होने वाला है, तो इसका रेशियो हमेशा 1 से अधिक होने वाला है। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। कुछ और इससे रिलेटेड मैं बातें आपको बताता हूँ, जैसे कि प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न की संख्या जो जाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न से जो होती है कम होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, जब तो ये वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, है ना। अब धारा को क्या करेगा, ये कम करेगा। ये मैं बेसिकली बहुत पहले भी बता चुका हूँ, ओके। तो रेशियो का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके आउटपुट अपॉन इनपुट करेंगे तो इसको हमेशा एक आने वाला है। इसी की अपेक्षा अगर हम स्टेप डाउन में बात करेंगे तो रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, ओके। एसी विद्युत पावर को दूर के स्थानों में संचरित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ओके। 10 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कुछ गड़बड़ी हो गई है तो इसमें मैं एक बार सुधार करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, अब आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग हमारे को लास्ट पेज बचा हुआ था, है ना। तो बस भाई ज़्यादा मत बढ़ा, है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम 9वां क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, जिसके बारे में हम देख रहे थे। चूंकि ये इसका कंट्रोल दब गया था, इसी कारण ये सब समस्या आ रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। हाँ, इसमें देखते हैं 10वां क्वेश्चन के बारे में। देखिए आप चित्र देख सकते हैं कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग टर्न की संख्या जो होती है कम होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या जो होती है अधिक होती है, ओके। तो ये कुछ जानकारी हमें मिली स्टेप अप ट्रांसफार्मर के रेशियो से रिलेटेड, कि इसका रेशियो का मान जो होता है हमेशा क्या होता है, 1 से अधिक होता है। और क्यों होता है ये मैंने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कुछ
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। लगभग मैंने इसमें इन 10 क्वेश्चन के अलावा भी और भी क्वेश्चन जो है आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपके रीडिंग पढ़ाई से रिलेटेड थी, तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।